हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी की चैनल और साथों की साथों मेरे यूट्यूब के बहुत सारे दोस्तों, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस स्वतंत्र वीक की, ये इंडिपेंडेंस वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंटेंशन ये है कि इंडिपेंडेंस वीक के थ्रू हम पूरा का पूरा जो हिस्ट्री हमने पिछले क्लास के अंदर शुरू किया था उसको रिवाइव किया जाए। तो दोस्तों, हम सब ने पिछले सेशंस के अंदर, अगर आपने ये अटेंड किया ही होगा, तो हमने तमिलनाडु बोर्ड की बुक को शुरू किया था और तमिलनाडु बोर्ड की बुक के तहत हमने एंशिएंट इंडिया को खत्म किया था और एंशिएंट इंडिया से आगे चलते हुए आज के क्लास में हम लोग मिडिवल इंडिया की शुरुआत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके। एंड ये जो तमिलनाडु की बोर्ड की जो बुक है, उसके अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर एंशिएंट इंडिया को खत्म किया था। एंशिएंट से हम लोग अर्ली मिडिवल की तरफ चले गए थे और अर्ली मिडिवल के अंतर्गत मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस किस तरह की नई नई डायनेस्टीज का डेवलपमेंट हुआ। और ये डायनेस्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि ये चोला डायनेस्टी का क्या इंपॉर्टेंस था, जिसे हम लोग कहते हैं इंपीरियल चोलास दोस्तों, सर, है ना। तो हमने पिछले सेशंस के अंदर इंपीरियल चोलास के बारे में चर्चा कर दिया है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं देखे होंगे वो सेशंस, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज वो इंपीरियल चोलास का चैप्टर देखिए। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंडिंग मैंने उसमें दी हुई है। ये इंपीरियल चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमने आगे भी समझा था और आपको बताने की कोशिश की थी कि ये जो इंपीरियल चोला डायनेस्टी है, उसके ट्रांजिशन में कंटेम्प्रेरी पीरियड में क्या हो रहा था। तो देखिए दोस्तों, ये पीरियड है द पीरियड बिटवीन 750 टू 1200 और इस दौर के अंदर भारत के इतिहास में बहुत सारे बदलाव हुए। ये बदलाव के थ्रू हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वही पीरियड है जब भारत के अंदर फॉरेन इन्वेजन्स की शुरुआत होगी। और ये फॉरेन इन्वेजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये जानकारी मिल रही है कि भारत में 3 दफा विदेशी आक्रमण हुए इसी पीरियड के अंदर। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, जहां अरब डायनेस्टी के शासक भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे और सिंध के ऊपर आक्रमण करेंगे। हमें उसके बाद देखने को मिलेंगे दी इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनी, जहां गजनविड इन्वेजन्स की कहानी आपको मिलेगी। और इसी के ही कंटिन्यूएशन में हमें देखने को मिलता है गोरी, जो करीबन 1192 के बाद भारत के ऊपर आके अपनी नई सल्तनत की या तुर्किश डायनेस्टीज की शुरुआत करेगा। आज हम लोग अरब इन्वेजन ऑफ सिंध के ऊपर देखेंगे और समझेंगे कि अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर ये जो विदेशी आक्रमण हुए उसमें सिंध की इंपॉर्टेंस क्या है। पर बिफोर गोइंग ऑन टू द प्रेजेंट टॉपिक एंड डिस्कसिंग अबाउट इट, आई वुड इनवाइट यू टू ज्वाइन ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन। दोस्तों, अभी इंडिपेंडेंस डे का वीक चल रहा है, मतलब 15 अगस्त आएगा अगले हफ्ते। उसके पहले हम आपके लिए लेके आए हैं 50% ऑफ ऑन दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, 50% ऑफ है अगर आपने ये कोड यूज किया PN लाइव। तो हम यहाँ पे 50% ऑफ दे रहे हैं आपको विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम फेस्टिवल, जो अनअकैडमी की एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलेगा। मैं प्रतीक नायक आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग हिस्ट्री, GS एंड हिस्ट्री ऑप्शनल का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में दूंगा। आप यहाँ सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 1 साल का या 2 साल का। दिस विल इंक्लूड योर GS, दिस विल इंक्लूड योर CSET, दिस विल ऑल्सो इंक्लूड योर ऑप्शनल प्रिपरेशन एज वेल। सुनिए मेरी दोस्तों मेरी बात, ये ऑप्शनल की तैयारी भी साथ में करवाएगा। आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑप्शनल का भी मिलेगा। इसमें अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हो तो मुझसे पढ़ सकते हो। अगर आपको पॉल साइंस पढ़ना है तो पॉल साइंस पढ़ सकते हो। हमारे पास करीबन 10 से ज्यादा ऑप्शनल के टीचर्स अवेलेबल है, आप इनका लाभ उठाइए। कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हो। ये कोड को जरूर से यूज करना। कोड का नाम है PN लाइव, जरूर से इसका लाभ उठाइएगा। नई बैचेस शुरू हो रही है हमारी 9 तारीख से। PN लाइव कोड यूज करिए। इसमें टॉप मोस्ट एजुकेटर से प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज इसके अंदर कवर है। हम नई ऑफलाइन बैच भी लॉन्च कर रहे हैं मुखर्जी नगर से। फायदा यह है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पैरेलल चलेगा। इसमें भी ये कोड यूज कर सकते हो PN लाइव और मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ये नंबर के ऊपर कॉल करिए 8585858585। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को जरूर से यूज करना PN लाइव, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ इट। बाकी हमारी मैगजीन को आप जरूर से यूज करिए, इसको डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी अनअकैडमी की लिंक अवेलेबल है। अदर देन दिस, अगर आप अनअकैडमी ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे दिल्ली सेंटर में। आइए फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम में ऑफलाइन के टॉप मोस्ट टीचर से पढ़िए। और फायदा ये होगा कि ऑफलाइन का सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन आपको ऐसे ही ऐड करके दिया जाएगा। मतलब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो, और ऑफलाइन की तो पूरी की पूरी तैयारी आपको मिल ही जाएगी सर। खैर, तो चलते हैं आगे और तमिलनाडु बोर्ड की किताब के अंदर अर्ली मिडिवल इंडिया में देखते हैं
द एडवेंट ऑफ अरब्स एंड द टर्क्स। ओके, भारत के ऊपर अरब और तुर्कों के आक्रमण का प्रभाव किस तरह से हुआ, किस बेसिस के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है, और तुर्किश इन्वेजन और अरब इन्वेजन की कहानी कैसे चली। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे थे अर्ली मिडिवल इंडिया की। ये वो थीम है भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पहले समझाने की कोशिश करूंगा सर, ठीक है। क्योंकि अर्ली मिडिवल इंडिया में दो प्रकार की घटनाएं हुई। मैंने बताया कि दिस इज द पीरियड बिटवीन 750 टू 1000 सर, ओके। और इस पीरियड के अंदर भारत की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी क्राइसिस आ रही थी। क्राइसिस ये थी कि साउथ इंडिया के अंदर तो इंपीरियल चोला करके जो डायनेस्टी थी वो निकल के आई, पर इंपीरियल चोला सब जगह के ऊपर तो अपना दबदबा नहीं बना पाए सर, ओके। तो हमें ये देखने को मिला कि बिकॉज द इंपीरियल चोलास वर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश देयर ओन एम्पायर, कंटेम्पररी टू दैट वी विल सी कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के अंदर खास करके अगर आप देखोगे तो एक संघर्ष चलती है जिसे हम लोग कहते हैं द राष्ट्रकूट, द गुर्जर प्रतिहार एंड द पाल डायनेस्टी फाइटिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। ये शायद मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि कन्नौज के ऊपर एक ट्राइंगल की संघर्ष चलेगी। ये कन्नौज के ऊपर ये जब तीनों की तीनों डायनेस्टीज फाइट करेगी, हजार करीबन 750 टू 1000 के बीच में, और 250 साल तक या 200 साल तक कन्नौज के बीच में इनके बीच में लड़ाई चलती रही। ये लड़ाई के कारण भारत पॉलिटिकली फ्रेगमेंट हो गया। फ्रेगमेंट होने का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी डायनेस्टी जीत नहीं पाती है, और बिकॉज कोई भी डायनेस्टी नहीं जीत पाती है तो इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण होते रहे। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड था, इस ट्रांजिशन में सबसे पहले भारत में वेस्ट एशिया की तरफ से एक डायनेस्टी या बेसिकली एक शासक लोग आए जिन्हें हम लोग कहते हैं द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। अरब इन्वेजन का मतलब है कि अरेबियन पेनिनसुला से आने वाले शासक जो भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, और इनका पहला आक्रमण आपको देखने को मिलता है द फर्स्ट इन्वेजन ऑन इंडिया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया से यानी कि अफगानिस्तान वाले प्रदेश से दो शासक करीबन 150-200 साल के अंतर में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले गजनी का इन्वेजन होगा। वी विल सी कि गजनी विल इन्वेड ओवर इंडिया, मोहम्मद ऑफ गजनी। और दूसरा हमें देखने को मिलता है घुरिड इन्वेजन ऑफ इंडिया सर, ठीक है, जहां मोहम्मद घुरी का आक्रमण भारत की तरफ होगा। इन दोनों को भी पढ़ने की आवश्यकता है। इनफैक्ट ये जो फॉरेन इन्वेजन्स को हम पढ़ेंगे, यहां से ही शुरुआत होती है द मिडिवल इंडिया की सर, ठीक है। और इनके बारे में हम लोग को सोर्सेस पता होने चाहिए, हम लोग को इनकी कहानी पता होनी चाहिए कि क्या हुआ। आज के क्लास के अंदर हम लोग अरब इन्वेजन ऑफ सिंध के ऊपर डिस्कस करेंगे। इन टुडेस क्लास आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। सिंध के ऊपर विदेशी आक्रमण के भाग रूप में अरबों का इन्वेजन कैसे होता है, और भारत का एक विस्तार जिसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रूप में हम पहचानते हैं या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के रूप में पहचानते हैं, वो अरब इन्वेजन का कैसे भाग बन गया सर, ठीक है। अब अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजें समझनी हो हमें, तो हमें उसके लिए थोड़ा नक्शा भी देखना पड़ेगा सर, ओके। और हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि इस दौर के अंदर जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस थी वो भी कैसे चलती थी सर, ओके। तो आप देखिए कि दिस इज द अरेबियन पेनिनसुला सर, राइट। और अरेबियन पेनिनसुला के आधारित हमें देखने को मिलता है कि भारत के ऊपर अरब इन्वेजन की शुरुआत हुई, और ये अरब शासक भारत के सिंध नाम के एक राज्य के अंदर आते हैं करीबन 712 के आसपास सर, ठीक है। एंड 712 के आसपास वी विल सी, जब भारत के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, या मैं कहूंगा कि एक ऐसी प्रकार की व्यवस्था चल रही है जहां पॉलिटिकल उथल पुथल हो रही थी, इस दौर में अरबों ने आक्रमण किया और सिंध के ऊपर अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया। तो हमें इसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड टू द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। हमें इसका कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। कंटेक्स्ट का मतलब क्या है कि ये किस कंटेक्स्ट में भारत की तरफ आए थे। हमें अरब इन्वेजन ऑफ सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी सर, है ना, समझे। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन आया था भारत के ऊपर सर, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी असर क्या हुई सर, ओके। एंड हाउ द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध इज सीन एज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इनटू द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहां भारतीय इतिहास ने बहुत बड़ी करवट बदल दी सर, ओके। अब आप देखिए 712 में सिंध में अरब्स का आगमन हुआ। 712 के आसपास भारत की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, तो हमें देखने को मिलता है कि कन्नौज को लेकर लड़ाई चलनी शुरू हो गई है, और कन्नौज को लेके हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था। नीचे हमें देखने को मिलता है कि चालुक्यन डायनेस्टी हुआ करती थी,
पर चालुक्यस का डिक्लाइन हो रहा है और राष्ट्रकूट सत्ता के ऊपर आने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ और नीचे देखोगे तो पल्लव डायनेस्टी हुआ करती थी, पर पल्लवास का कोई दबदबा नहीं था कि वो नॉर्थ की तरफ आके अपना एस्टेब्लिशमेंट करे। इन परिस्थितियों में भारत के अंदर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन या पॉलिटिकल यूनिटी का अभाव आपको देखने को मिलता रहेगा सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि अरब्स क्यों आए भारत में, है ना, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड अरब्स कमिंग टू इंडिया, उनको क्यों भारत की तरफ आगमन की शुरुआत हुई थी सर, ओके। तो अरब इन्वेजन को समझने के लिए हमें उसके बैकग्राउंड को समझने के लिए जाना पड़ेगा द ओरिजिन ऑफ द अरब डायनेस्टीज इन इंडिया सर, ठीक है, और इन द वर्ल्ड सर, ओके। अब देखिए अरब पावर का जो पूरा जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश करोगे तो इस्लाम के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अरब्स का भारत की तरफ आना, उसमें एक पॉलिटिकल कम रिलीजियस मैसेज भी इन्वॉल्व था, और वो मैसेज था द स्प्रेडिंग ऑफ द आइडिया ऑफ इस्लाम एज वेल। हम जब अरब के इन्वेजन्स की बात करेंगे भारत के दृष्टिकोण से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस्लाम का उदय हुआ था और उसके कारण ये अरब शासक भारत की तरफ आने का प्लान करते हैं, और इसकी कंटेक्स्ट ही वहां से मिलेगी। कंटेक्स्ट में यह है कि करीबन 7 सेंचुरी के आसपास, यानी कि 632 के आसपास का दौर था। ये वो दौर था जब प्रॉफिट मोहम्मद की एक इस्लाम के प्रीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैसेंजर ऑफ गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने इस्लाम को प्रीच करने की शुरुआत की। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जिस तरह से इस्लाम को प्रीच करने की शुरुआत की, उनके मृत्यु के बाद बहुत सारे अरब लीडर्स निकल के आए जिनको कहा जाता था खलीफा, और ये खलीफाओं को आदेश दिया गया, ये खलीफाओं ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हुए आदेश लिया कि अब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद हमारा कार्य ये है कि हम इस्लाम के मैसेज को, हम इस्लाम के ये संदेशों को एक मैसेज के रूप में पहुंचाए, और जब ये पहुंचाने की शुरुआत होगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाइयाँ होगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि लोग, डायनेस्टीज, जो भी रूलर्स से, वो कुछ लोग स्वीकारेंगे, कुछ लोग नहीं स्वीकारेंगे सर, ओके। तो हमें ये देखने को मिलता है कि इस बेसिस के रूप में अरबों का आगमन भारत की तरफ हुआ इन द नेम ऑफ खलीफा। ये खलीफा मूलतः से हमें देखने को मिला कि प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा कुछ कुछ अपॉइंट किए गए थे, उनको कहा जाता था रशीदून खलीफेट्स या रशीदून खलीफा, ऐसे खलीफा जिनको प्रॉफिट मोहम्मद ने लेजिटिमाइज किया हुआ था। बट ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि ये खलीफा के द्वारा भेजे गए कुछ सेनापति भारत की तरफ आएंगे। इनमें एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम नाम का जो सेनापति है, उसने सिंध के राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया, और राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के बाद अपनी डायनेस्टिकल प्रेजेंस बनाई, और सिंध के ऊपर से आपको इसकी सिग्निफिकेंस मिलेगी सर, ठीक है। तो हम मूलतः से शुरू कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेक्स्ट ऑफ द अरब्स, एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये किस कंटेक्स्ट में आए सर, ओके। हम फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वाज द मेन अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध ऑल अबाउट, कि भारत के ऊपर जो अरब कंक्वेस्ट हुआ है, सिंध के ऊपर जो अरब कंक्वेस्ट हुआ है, वो कैसे हुआ है, और उसके पीछे के कारण क्या थे और फैक्टर्स क्या क्या हुआ करते थे सर, ठीक है ना, समझे। तो आप देखिए कि अरबों का भारत के ऊपर आना और अरबों का भारत के ऊपर जो व्यापार या आक्रमण करना, ये नवीनता नहीं थी सर, ठीक है। हिस्टोरिकली भी हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया एंड अरेबियन पेनिनसुला हैड ट्रेड एंड कॉमर्स लिंकेजेस सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। मैं क्यों थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशंस की जब हम लोग बात करेंगे तो इंडस सिविलाइजेशन में भी ये अरबी पेनिनसुला के रीजन से हमारे व्यापारी लोग का आवन जावन हमको मिलता है। हड़प्पा सभ्यता को देख लीजिए, यू सी द केस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन में देयर इज एविडेंसेस ऑफ पीपल ऑफ द इंडस वैली हैविंग ट्रेडेड विद द अरेबियन रीजन्स। यस, वहां पे दिलमुन, मगन जैसे रीजन्स आपको मिलेंगे। वहां पे हमारे पास एविडेंसेस है कि उनको यहाँ पे ट्रेडिंग करवाया जाता था सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो दोस्तों, भारत और अरेबिया के बीच में या अरब पेनिनसुला के बीच में जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारा व्यापार हिस्टोरिकल तो पहले से जुड़ा हुआ था। तो अरब्स का भारत के ऊपर आना और अरब का भारत के ऊपर आक्रमण करना, ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करिए तो कहीं ना कहीं हमारे साथ एक ट्रेड कॉन्टेक्ट तो पहले से एस्टेब्लिश था। So there is evidences of direct trade contact being established between India and the Arabian Peninsula। हमारा पहले ही हमारे पास एविडेंसेस इसके अंदर से है सर, ठीक है। इवन अरब्स के अंदर जब इस्लाम का ओरिजिन हुआ, उसके पहले भी हमारे पास एविडेंसेस थे, जहां बहुत सारे सी फेरिंग ट्रेडर्स, मतलब व्यापारी लोगों के एविडेंसेस हमको देखने को मिलेंगे जो भारत के साथ व्यापार करते थे सर, ठीक है।
ये अरब्स भारत में इस्लाम के पहले भी सेटल हो चुके थे और हमारे पास एविडेंसेस है कि आज का मलाबार यानी कि केरला या कोरोमंडल का समुद्र किनारा यानी कि तमिलनाडु के समुद्र किनारे के अंदर यहाँ पे ये सेटल थे सर, ठीक है। एंड इसी बेसिस के रूप में वी विल सी कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है कि देयर वर मेनी अरब ओरिजिन मेन हु हैड सेटल्ड इन इंडिया एंड दे हैड मैरिड इंडियन वुमेन। खास करके केरला के अंदर इनके लिए शब्द यूज किया गया मोपला या मपिला। ये दर्शाता है कि इनकी इंपॉर्टेंस भारतीय दृष्टिकोण से क्या थी और इनको भारत की इंपॉर्टेंस क्या थी सर, ओके। अरब मूलतः से इंडिया के साथ व्यापार करते थे, उसमें दो प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। एक मिलता है टेक्सटाइल का व्यापार, दूसरा अगर आप देखोगे तो हमें व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड इंपॉर्टेंट जो कमोडिटी देखने को मिलेगी वो थी स्पाइसेस की कमोडिटी सर, ओके। एंड व्हेन वी सी विथ रिस्पेक्ट टू द अरब इन्वेजन ऑन इंडिया, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इन दोनों को कंट्रोल करने के साथ साथ अब इस्लाम का जो मैसेज और पॉलिटिकल पावर जिस तरह से बनाना था उसकी भी दृष्टिकोण आपको यहां से मिलेगी। तो करीबन 712 के आसपास हमें यहां से मिला कि एक अरब मिलिट्री एक्सपीडिशन भारत के ऊपर आक्रमण करता है और ये जो अरब मिलिट्री एक्सपीडिशन है वो भारतीय इतिहास के ऊपर अटैक करते हुए वी विल सी भारत के ऊपर अपना डोमिनेशन और एस्टेब्लिशमेंट करने की शुरुआत करेगा सर, ठीक है ना, समझे। अब कहानी ये है कि ये क्यों हुआ था, कहानी ये है कि ये किसने किया था, कहानी ये है कि इसमें कौन सी इवेंट्स हुए थे और कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे सर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अरब्स का भारत के साथ जो व्यापार है वो पहले से ही चल रहा था। अरब्स जब इस्लाम में आए, when they adopted Islam and when they converted to Islam, there emerged a concept of Khalifa in the Islam, sir. Okay, and this Khalifa was one such authority within the Islam जिनके लिए कहा जाता है कि भाई इनके पास एक मैसेज था जो कहता है कि भाई ये इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए एक शासक के रूप में बैठे हुए हैं। ये खलीफा के पास पॉलिटिकल रोल भी था, ये खलीफा के पास अगर आप देखोगे तो कल्चरल या रिलीजन का रोल भी था, जिसके थ्रू ये खलीफा के जो शासक लोग बैठे हैं वो इस्लाम को फैलाने की कोशिश भी करेंगे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो खलीफा सिस्टम या खलीफेट सिस्टम निकल के आई थी, इसी बेसिस के रूप में हमें देखने को मिलता है कि खलीफाओं ने दुनिया के अलग अलग विस्तारों में अपने मैसेज को कंटिन्यू करने के लिए, अपने कॉन्क्वेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट की थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो करीबन 700 के आसपास का पीरियड था, इस दौर के अंदर खलीफा ने एक अपने गवर्नर को यहाँ पे अपॉइंट किया था इराक के अंदर। आज का इराक अगर आपको पता होगा तो उसका जो कैपिटल है बगदाद, ये बगदाद बहुत ही पुराना शहर था और ऐसा कहते हैं कि ये बगदाद वाले रीजन के अंदर ही देयर वाज अ लोकल गवर्नर कॉल्ड एज हज्जाज हु वाज अपॉइंटेड बाय द खलीफा और इसको आदेश दिया गया कि तुम कैसे भी करके यहाँ सिंध के राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करो और अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करो। अब सवाल ये था कि हजाज के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये थी कि वो जमीन के रास्ते से जाए, मकरान का यानी कि समुंदर किनारा के पैरेलल जो बलूचिस्तान का जो विस्तार है वहां पे एस्टैब्लिश करते करते आगे जाए और फिर वहां सिंध के ऊपर आक्रमण करके अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करे। अब सवाल ये बात आता है कि भाई क्या ये पॉसिबल था और सिंध के राजा इतने कमजोर होंगे कि भाई ये लोग को अलाउ करेंगे इस तरह से। तो जब ये कंडीशन क्रिएट की गई और जब ये परिस्थिति का सर्जन हुआ तो हमें यहां से ये देखने को मिलता है कि इराक का जो गवर्नर जिसका नाम था हजाज, जो खलीफा के द्वारा भेजा गया एक गवर्नर था, एक अधिकारी था, इसने प्लान किया कि मैं राजा सिंध के ऊपर आक्रमण करूंगा। और सिंध के ऊपर अटैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को खत्म कर रहे हो, किसी के ऊपर आक्रमण कर रहे हो तो आपको उसका कारण भी पता होना चाहिए। तो ये जो हजाज है, ये हजाज ने आरोप लगाया, आरोप ये लगाया कि ये जो अरेबियन सी वाला विस्तार है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे सर, ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ अरेबियन सी माय फ्रेंड। और ये जो अरेबियन सी वाला जो विस्तार है, ये अरेबियन सी वाले विस्तार के ऊपर वी विल कम टू नो कि इन्होंने ये आरोप लगाया कि यहाँ पे अरेबियन सी वाले विस्तार में ये जितने भी जहाज जा रहे हैं उसमें खास करके अरब लोग गुजरात की तरफ आते थे, अरब लोग सिंध की तरफ आते थे, अरब लोग साउथ इंडिया की तरफ जाते थे, ये अरब व्यापारी लोग हैं वो श्रीलंका की तरफ जाते थे। तो रास्ते में आते जाते उनको बड़ा परेशान किया जाता था सर, ठीक है। तो आरोप की जो घटना है वो यहाँ से शुरू हुई। घटना के दृष्टिकोण से आरोप इस तरह का लगाया गया कि यहां से जब व्यापारी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं
या पैसेंजर लोग यहाँ श्रीलंका से, साउथ इंडिया से वेस्ट एशिया की तरफ जा रहे थे, तब सिंध के आजू-बाजू का जो समुंदर किनारा है, सिंध के आजू-बाजू का जो समुंदर किनारा है, वहाँ बहुत सारे पायरेट्स हैं। पायरेट्स का मतलब ये होता है कि वहाँ बहुत सारे समुंदरी लुटारे हैं, जिन्होंने वहाँ पे लोगों के नाक में दम कर दिया है। और हज्जाज ने आरोप ये लगाया कि सिंध के राजा दाहिर ये जितने भी पायरेट्स हैं, ये जितने भी समुंदरी लुटेरे हैं, इन सबको आश्रय देने का काम कर रहे हैं। क्या आरोप लगाया? राजा दाहिर जो है, ये समुंदरी लुटेरे को, ये जितने भी आपके यहाँ पे ट्रैवर्स करने वाले लोग हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवर्स कर रहे हैं समुंदर के रास्ते से, और उसमें सिंध के राजा, वहां पे जो लूटफाट हो रही है, वहां पे जो परेशानियां हो रही है पैसेंजर्स को, जो भी व्यापारी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको वी विल सी की मदद कर रहे हैं। और इस बेसिस के रूप में सिंध के राजा के ऊपर आरोप लगता है हज्जाज के द्वारा। हज्जाज कौन था? इराक का गवर्नर था। ये हज्जाज किसका गवर्नर था? मूलतः से खलीफा के द्वारा अपॉइंट किया गया था, क्योंकि खलीफा जो इस्लाम के पॉलिटिकल कम स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर थे, इनका ये कहना था कि भाई हमारा कार्य ही ये है सर, ठीक है। और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एक्टिंग अगेंस्ट पायरेट्स, आरोप ये लगाया गया कि भी राजा दाहिर यहाँ पे मदद कर रहे हैं, राजा दाहिर यहाँ पे पायरेट्स को परेशान कर मतलब हेल्प कर रहे हैं, और उनके कारण अरब लोगों को व्यापारिक नुकसान, मैन और मटेरियल का नुकसान हो रहा है। और इन बेसिस के रूप में इसने एक मिलिट्री एक्सपीडिशन भेजा, ये 2 मिलिट्री एक्सपीडिशन भेजे। एक मिलिट्री एक्सपीडिशन समुंदर के रास्ते से था, और एक मिलिट्री एक्सपीडिशन अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी कि लैंड के रास्ते से। करीबन 700 के आसपास की ये घटना है, 711 के आसपास की ये घटना है। और दोनों बार उसने लैंड और सी रूट से जब अटैक किया भारत की तरफ, तो सिंध के राजा दाहिर ने इनको रास्ते में ही रोकते हुए यहाँ पे भी मारा, और समुंदर के रास्ते से जो एक्सपीडिशन भेजा गया था सिंध की तरफ, वहां पे भी इनको रोकने की कोशिश की गई। अब आप देखिए कि इसके कारण हज्जाज और बौखला गया। हज्जाज को लगा कि ये तो हमारी घोर बेइज्जती है। हम सिंध के शासक के ऊपर अपना दबदबा एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिंध के राजा रेजिस्ट कर रहे हैं, और इनकी रेजिस्टेंस को हम कैसे भी करके खत्म करेंगे। अब जब पहली बार आपको फटका पड़ा है, तो दूसरी बार अपनी स्ट्रेटजी को रीओरिएंट करेंगे। हज्जाज ने भी यही किया। हज्जाज गया अपने खलीफा के पास, और हज्जाज ने खलीफा को कहा कि भाई हे खलीफा, आप तो हमारे सुल्तान के समकक्ष हो, हम आपको एक शासक के रूप में मानते हैं, हम आपको रिलीजियस लीडर के रूप में मानते हैं। आपकी परमिशन और आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि यहाँ सिंध हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और सिंध के ऊपर दबदबा एस्टेब्लिश करना हमारे लिए बहुत कर्तव्यपूर्ण रहा है। इस बेसिस के रूप में खलीफ की परमिशन से, यानी कि जो खलीफा था उसकी परमिशन से, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सेना तैयार की, करीबन 6-7 हजार लोगों की। ये 6-7 हजार लोगों की सेना के अंदर इन्होंने पूरी की पूरी कैवलरी रची। कैवलरी का मतलब है घुड़सवारी की रचना की। इन्होंने जितने भी उस पीरियड के अंदर डेजर्ट में से जाना था, इसके लिए वी विल सी कि कैमल्स का भी यूज करने की शुरुआत की। और इसको लीड करने के लिए हज्जाज ने प्लान ये किया कि मैं कोई और अपॉइंट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पहले मैंने 2 मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट किया, ये दोनों की दोनों मार खा के वापिस आए। इस बार मैं किसी और को नहीं, पर मेरे ही जमाई को मैं भेजता हूं, जो हार्डली 18 ईयर्स का था या 17 ईयर्स का था। इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ दोस्तों, ये वही मोहम्मद बिन कासिम है जिसके बारे में अभी मैंने क्लास की शुरुआत में चर्चा की, और मैंने आपको बताया कि ये कासिम आके भारत के ऊपर आक्रमण करता है, और सिंध के शासकों के ऊपर पूरा एक अटैक होगा, और उसके बाद पूरी कहानी बदल जाएगी सर, ठीक है। इसी कंडीशंस के अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने करीबन 712 में, 712 के अंदर वी विल सी कि यहाँ लैंड के रूट से जो अटैक करता गया, करते 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 वो सिंध में एंटर हुआ, और यहाँ से शुरू होती है संघर्ष सिंध की। सिंध की संघर्ष का मतलब है कि सिंध के शासक अपने लाइफ के लिए, अपने जान माल के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई की शुरुआत करेंगे। यही लड़ाई को बैटल ऑफ अरोर या रोर की लड़ाई कहते हैं, और सिंध का जो कैपिटल था उसके ऊपर अटैक हुआ। अब याद रखना, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा। ये फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पहली कहानी पता होनी चाहिए, वो थी द सिटी ऑफ ब्राह्मणाबाद। कौन सी सिटी है? द सिटी ऑफ ब्राह्मणाबाद। नाम याद रखना सर, ठीक है। आपको पूछा जाएगा पीटी के अंदर कि वेयर इज ब्राह्मणाबाद लोकेटेड। ब्राह्मणाबाद वाज द सिटी ऑफ सिंध, इट वाज द कैपिटल ऑफ सिंध। देयर यूज्ड टू बी अ स्टोन फोर्ट एट देयर, जहां पे राजा दाहिर की सेना कंटिन्यूअसली फाइट कर रही थी, और मोहम्मद बिन कासिम को ललकार भी रही थी, और कह रही थी कि तुम गलत जगह के ऊपर आए हो, तुम हमारे घर के अंदर आए हो। एक मौका तो ऐसा भी आया था जहां कासिम की हालत खराब हो गई थी, और कासिम को लग रहा था
कि यहाँ से सरेआम जिंदा बच के जाना बहुत टफ हो जाएगा। पर भारतीय इतिहास के अंदर कुछ-कुछ तत्व ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, जो कभी-कभी इतिहास को बदलने का एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि रोल रखते हैं, या इनके द्वारा ऐतिहासिक रूप से जो गद्दारी की गई है, ट्रेटरशिप की गई, इसके कारण इतिहास ने करवट ले ली। जैसे कि आपको मीर जाफर की कहानी पता होगी, जैसे कि आपको जयचंद की कहानी पता होगी, जैसे कि आपको लाल सिंह और तेजा सिंह की कहानी पता होगी। खैर नहीं पता है तो चिंता मत करिए, इसको मॉडर्न हिस्ट्री की हिस्ट्री के अंदर मैं जब आऊँगा तो मैं पढ़ा दूँगा। बट ये सब वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास में विदेशियों का साथ दिया और उसके कारण भारतीय इतिहास ने करवट बदल दी। राजा दाहिर जब लड़ाई कर रहे थे अपनी तरफ से, और राजा दाहिर जिस प्रकार की संघर्ष दिखा रहे थे मोहम्मद बिन कासिम को, उसे देख के लग रहा था कि मोहम्मद बिन कासिम ज्यादा टिक नहीं पाएगा, उसको फटे मुंह वापिस जाना पड़ेगा, या परिस्थिति ऐसी भी आ सकती थी कि वो वापिस भी ना जा पाए। पर उसके सामने हमें देखने को मिला कि राजा दाहिर जिस तरह की संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्ष उनके सेनापति नहीं कर रहे थे, और परिणाम ये हुआ कि राजा दाहिर का ही खुद का वजीर अपने राजा को ही बिट्रे कर देता है, और बट्रे करने के बाद वो अपनी सेना छोड़ के चला जाएगा। इन परिस्थितियों में अगर आप समझने की कोशिश करिए कि सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट होगा। पावर वैक्यूम क्यों? क्योंकि जब राजा का सेनापति ही गायब हो गया और जिस प्रकार की कू हो गई, ये कू का परिणाम ये था कि सिंध के अंदर अब यहाँ शक्यता थी कि राजा दाहिर कमजोर हो गए। सिंध का इतिहास भी ऐसा रहा है बाय द वे सर, ठीक है। ये इतिहास ऐसे रहा है जहां सिंध के अंदर पहले ब्राह्मण डायनेस्टी की पहले बुद्धिस्ट डायनेस्टी हुआ करती थी। ये बुद्धिस्ट डायनेस्टी को टॉपल करके वी विल सी कि ये ब्राह्मण डायनेस्टी पावर के ऊपर आई थी। तो सिंध की इंटरनल पॉलिटिक्स और सिंध के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था थी, उसका लाभ लेते हुए मोहम्मद बिन कासिम को पता चला कि राजा दाहिर अकेला पड़ गया है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसके साथ नहीं हैं। आप युद्ध लड़ने जा रहे हो शासक के रूप में, और आपका प्रधानमंत्री ही आपका साथ ना दे तो आप क्या करोगे? आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और आपकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपसे अलग हो जाए तो क्या करोगे? आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और आपको कोई प्रकार की एक इंटरनल सपोर्ट नहीं है, और आपके आगे एक प्रकार का डिसकंटेंटमेंट है, आपकी प्रजा आपके साथ में नहीं है, तो क्या करोगे सर? ओके। राजा दाहिर के साथ भी यही हुआ, द सेम थिंग हैपेंड विद राजा दाहिर। और हमें ये देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो सबसे पहले ब्राह्मणाबाद की लड़ाई करने की शुरुआत करेगा, उसने ध्यान डाइवर्ट किया कहीं और। उसने कहा कि राजा दाहिर की इकोनॉमी कौन सी है? राजा दाहिर जो सिंध के अंदर यहाँ इतना दबदबा बना के बैठे हुए, वो कहाँ से शासन कर रहे हैं? तो कासिम ने देखा कि राजा दाहिर जो सिंध के ऊपर इतना दबदबा बना के बैठे हुए हैं, उसके पीछे का कारण था समुंदर किनारे का एक पोर्ट। ये पोर्ट का नाम था देबल पोर्ट या देबुल पोर्ट। और राजा दाहिर की जिस प्रकार की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यहाँ देबुल पोर्ट के द्वारा हो रही थी, कासिम ने कहा कि पहले इनकी आर्थिक नींव तोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि ये सैन्य के दृष्टिकोण से कितना टिक पाएंगे। आप देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई है, इस स्ट्रेटजी में हर एक प्रकार की चीजें आपको मिलेगी। कासिम उतना पावरफुल नहीं था व्हेन इट कम्स टू राजा दाहिर, क्योंकि राजा दाहिर अपने घर में लड़ रहे थे, कासिम कहीं बाहर से आया हुआ था। और बाहर से आने वाले व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं क्षमताओं, सत्ता के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करोगे तो सेना, साथों के साथ तो संशोधन, दैट इज द रिसोर्सेस दैट दे हैड लिमिटेशंस, हैड सम काइंड ऑफ आई वुड से मिनिमल ऑब्जेक्टिव्स और मिनिमल रिसोर्सेस दे हैड एट द डिस्पोजल। इन दृष्टिकोण में जब हम लोग इनकी बात करते हैं और राजा दाहिर की बात करते हैं, तो राजा दाहिर के पास रिसोर्सेज भी ज्यादा थे। राजा दाहिर के साथ इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ थी वो भी ज्यादा थी। पर कासिम ने किया ऐसा कि कासिम ने एक एक करके इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर टारगेट किया, और एरिया के ऊपर टारगेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने पहले देबल पोर्ट के ऊपर आक्रमण कर दिया। और देबल पोर्ट के ऊपर आक्रमण किया तो हमें यह देखने को मिलता है कि इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ खत्म हो गई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राजा दाहिर का जो सपोर्ट सिस्टम था वो पूरी तरह से टूट गया। कासिम ने वहां के लोगों को कहा कि अगर तुम मेरे को सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। खैर ये कहने के लिए था, रियलिटी ये थी कि कासिम ने उसके बाद बहुत बड़ा मैसेकेयर किया, पर किताब के अंदर आपको ये कुछ देखने को मिलता है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिला कि अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध जो है वो एक तरह से खत्म होता है। और यहां से ही वी विल सी कि अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के दृष्टिकोण से जब हम लोग बात करेंगे, तो ये जो अरब्स है, ये अरब्स भारत के ऊपर आक्रमण करके अपना एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अब यहाँ से दो प्रकार की बातें चली और यहाँ से दो प्रकार के डिस्कशंस निकल के आए।
पहला डिस्कशन जो निकल के आता है वो है विथ रेस्पेक्ट टू कि इसकी इम्पैक्ट क्या रही है और मोहम्मद बिन कासिम के बाद की जो घटनाएं हैं उसमें किस तरह से भारत के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की इम्पैक्ट पड़ती है सर। ओके, तो हमने आपको बताया कि इम्पैक्ट के दृष्टिकोण से अब थोड़ी बहुत बात करते हैं और कासिम के साथ क्या हुआ वो भी बात कर देंगे सर। ओके, तो याद रखना कि मोहम्मद बिन कासिम को जब भारत के अंदर और सिंध में विजय प्राप्त हुआ तो कासिम ने सिंध के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश की। ये एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ से ये देखने को मिलता है कि उसने अपने राजा कासिम या बेसिकली अपने राजा खलीफा को पैसे भेजने शुरू कर दी और कहा कि मैं तो आपका ही सिपाही हूँ, मैं तो आपका ही नुमाइंदा हूँ, मैं तो आपका ही सेवक हूँ और आपके सेवक के नाते मुझे आपको सालाना जो एनुअल रेवेन्यू है मैं भेजता रहूंगा। तो इस बेसिस के रूप में अगर आप देखोगे तो करीबन 1/5 ऑफ मनी दैट वाज प्लंडर्ड इन सिंध उसको भेजने की शुरुआत हुई। सिंध के ऊपर जो इम्पैक्ट हुई ये इम्पैक्ट के रूप में हमें यहाँ से मिलता है कि सिंध के ऊपर से बड़ी मात्रा में रेवेन्यू जो है वो हमको मिलती है कि एक एक करके अरब की तरफ या खलीफा की तरफ भेजने की शुरुआत हुई। ये सिंध के ऊपर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत बड़ा वहां पे पॉपुलेशन को टारगेट किया गया और पॉपुलेशन को कहा जाता है कि आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट इस्लाम और आइदर यू हैव टू पे द जजिया। और इसके कारण वी विल सी कि मेनी ऑफ द पीपल वर परसिक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। Many of them had to pay a religious tax that was for the protection called as जजिया। ये जजिया एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था जिसको ये अरब शासक या दिल्ली के सुल्तान या तुर्किश रूलर्स कहते थे कि ये एक प्रकार की टैक्स है जो हम आपको प्रोटेक्शन के रूप में ले रहे हैं। इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अपने धार्मिक और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिद्ध करने का था सर। ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन को टारगेट किया गया, सिंध के अंदर से बहुत बड़ा प्लंडरिंग हुआ। ये प्लंडरिंग करके हमें देखने को मिलता है कि रेवेन्यू इनको मिलने की शुरुआत होती है। ग्रेजुअली ये सिंध के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से एक किताब लिखी गई जिसका नाम है चाचनामा। नाम याद रखिएगा बुक का सर, है ना, समझे। इट इज कॉल्ड एज चाचनामा। कौन सी बुक का नाम है? चाचनामा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, ठीक है ना, अलग से। आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द बुक कॉल्ड एज चाचनामा। दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड सर। ओके, क्योंकि ये बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सवाल आएगा सर। ओके, ये चाचनामा सिंध के इतिहास के ऊपर और अरब और सिंध के राजाओं के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसके दृष्टिकोण से लिखी गई है। This book has been written with respect to the British or the Arab conquest of Sindh, and with respect to the Arab conquest of Sindh, it has been written down, sir. ठीक है, तो हमें इसकी कहानी पता होनी चाहिए कि what is the significance of चाचनामा, ये बुक की इंपॉर्टेंस बात क्या है। अब अरबों के साथ ये हुआ दोस्तों कि कासिम को ऐसा था कि मैं सिंध का राजा बन गया, बिकॉज मैं सिंध का राजा बन गया तो मैं सिंध को अपने हिसाब से चलाऊंगा। प्रॉब्लम ये था कि कासिम की बहुत सारी हरकतें काफी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी और इसके कारण एक दिन कासिम की कंप्लेन गई खलीफा के कोर्ट में। खलीफा जो मेन इनका पॉलिटिकल और मैं कहूंगा रिलीजियस लीडर भी हुआ करता था अरब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। खलीफा के कोर्ट में कंप्लेन गई, कासिम को वापिस रिकॉल करवाया गया। कासिम ने सोचा कि मैं वापिस जा रहा हूं तो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि राजा दाहिर की जो फैमिली है उनको भी लेके जाऊंगा। खैर राजा दाहिर की फैमिली के अंदर उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, राजा दाहिर भी लड़ते लड़ते मारे गए थे। तो राजा दाहिर की दो बेटियां हुआ करती थी, देयर वर टू डॉटर्स ऑफ राजा दाहिर। बोथ ऑफ दिस डॉटर्स वर टेकन बाय कासिम और कासिम को जाके बेसिकली ये लोग उनके साथ गए और ये सब लोग पहुंचते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू द प्लेस ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। दमास्क पहुंचते हैं, दमास्क के अंदर उस पीरियड के कैलिफेट सिस्टम चल रही थी। अब आप देखिए कि ये पहुंचे खलीफा के पास, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दो बेटियों को पेश किया और पेश करते हुए ये दोनों की दोनों जो बेटियां थी उन्होंने जाके खलीफा को कंप्लेन की, कहा कि ये कासिम जो हमको सिंध से लेके आया है इसने हम लोग को अब्यूज किया है, पूरे आम या सरे रास्ते के ऊपर हमको मोलेस्ट किया जा रहा है और हमको परेशान किया। खलीफा को ऐसा था कि कासिम ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है क्योंकि बोथ ऑफ दिस वुमेन वर ब्रॉट एज स्लेव्स और पहला हक खलीफा को मिलना चाहिए था। इन परिस्थिति में मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया जाता है बाय द ऑर्डर्स ऑफ खलीफा। मजे की बात यह है कि इन दोनों की दोनों बेटियों ने जब कासिम को मार दिया गया तो इन्होंने हाथ खड़े करते हुए खलीफा को कहा कि ये खलीफा, हम जो ये कहानी बता रहे थे ये कहानी पूर्ण रूप से सही नहीं है। हमें तो कासिम का बदला लेना था क्योंकि कासिम ने हमारा घर उजाड़ दिया, कासिम ने हमारे बाबूजी को मार दिया, कासिम ने हमारा राज्य खत्म कर दिया। अब हमको भी जीने का कोई हक नहीं है। एंड बोथ ऑफ देम eventually got killed at the hands of the Khalifa's order.
बट दुख की बात यह है, आयरनी इस बात की है कि कासिम जिस इंटेंशन से सिंध जीतने आया था वो कभी जीत नहीं पाया। खैर अरबों के द्वारा उसके बाद नए ऑफिशियल्स को भेजा गया और कासिम की कहानी जब खत्म हुई तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद यू विल सी कि दो अरब गवर्नर्स भारत की तरफ भेजे गए जिनका नाम था जुनैद एंड तमीम। क्या नाम था? जुनैद एंड तमीम। एंड बोथ ऑफ देम वर गिवन द टास्क टू विन ओवर द रीजन्स विच वर लाइंग ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध। इन दोनों को क्या कहा गया कि भाई सिंध के जो ईस्टर्न पार्ट है यानी कि पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, उन सब रीजन्स को जीतो, नॉर्थ इंडिया के ऊपर जीत हासिल करो और सिंध के ऊपर की जो एक्सपांशन है वो करने की कोशिश करो। जुनैद और तमीम दोनों ने प्लान किया कि सिंध के ऊपर से हम लोग आक्रमण करते हुए गुजरात की तरफ आए, राजस्थान की तरफ आए, पंजाब की तरफ आए, पर इनको क्या पता था कि भारतीय इतिहास अब बदल चुका है। ये पीरियड था करीबन 750 के आसपास का सर, है ना, समझे। तो जब कासिम को भेजा गया था दिस वाज द पीरियड ऑफ 712 सीई, बट व्हेन जुनैद एंड तमीम केम टू इंडिया इट वाज अ पीरियड ऑफ अराउंड 750 सीई। ये 750 के आसपास का पीरियड था। ये वो दौर था जब भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बहुत सारे बदलाव हो चुके थे और यहाँ राजस्थान के अंदर एक डायनेस्टी निकल के आई थी जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार। ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के जो शासक थे वो राह देख के बैठे थे कि आण दो, आण दो, आण दो। सिंध के बाहर अगर ये लोग गुजरात की तरफ आए या राजस्थान की तरफ आए, सेंट्रल इंडिया की तरफ आए तो इनको वहां पे ही, है ना, ऐसी सर्विस करेंगे कि हालत खराब हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा सर। ओके, गुर्जर डायनेस्टी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नागभट्ट। क्या नाम था? नागभट्ट। ये ऑलरेडी पीटी के अंदर सवाल आ चुका है मैच द फॉलोइंग के अंदर। ओके, और ये 2 साल या 1 साल पहले 2022 की प्रीलिम्स में सवाल आया था नागभट्ट को लेके, या 2021 की प्रीलिम्स में आया था कि कौन सी डायनेस्टी से जुड़े हुए थे। ये नागभट्ट थे जिन्होंने यहाँ जुनैद और तमीम के सामने लड़ाई की। ऐसी लड़ाई जिसके बाद सिंध अरब्स कभी सिंध के बाहर नहीं आ पाए। एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हुई जिसका परिणाम ये रहा दैट द अरब्स हु हैड थॉट ऑफ इन्वेडिंग इंडिया, दैट द अरब्स हु हैड डिस्क्राइब्ड कि भाई वो भारत के ऊपर अपना साम्राज्य बनाएंगे और भारत को अपना खलीफा का पार्ट बना देंगे, वो कभी हुआ ही नहीं सर। ओके, और उसके बाद ये जुनैद और तमीम को कह दिया गया कि गलत जगह के ऊपर आए हो, आप गलत रास्ते के ऊपर आए हो। और इसी का ही परिणाम ये रहा कि ये जो अरब डायनेस्टी है, ये अरब डायनेस्टी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो भारत में ज्यादा टिक नहीं पाती है। ये करीबन अगले 100 साल तक 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। तो एक आपको मंसूरा के अरब देखने को मिलेंगे, मंसूरा इज इन सिंध, और दूसरे अरब की एक ब्रांच निकल के आती है मुल्तान नाम की जगह में। कहां पे निकल के आती है? मुल्तान। मुल्तान कहां पे आया? पंजाब के अंदर। तो ये जो अरब शासक थे वो गुजरात की तरफ, राजस्थान की तरफ नहीं आ पाए। कुछ कुछ लोग सिंध में ही रहे सर, ठीक है ना, समझे। कुछ अरब शासक सिंध में ही रहे और कुछ कुछ अरब शासक अगर आप देखोगे तो आज के मॉडर्न डे पंजाब की तरफ जाएंगे और पंजाब के ऊपर अपना दबदबा एस्टेब्लिश करेंगे। खैर ये अरब डायनेस्टी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती है क्योंकि इनको वेस्ट एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी थी उसमें बड़ा प्रॉब्लम रहा, कंटिन्यूअस रेबेलियंस रहे, और इन सब के कारण हमें ये देखने को मिला कि इनकी इम्पैक्ट जो है बड़ी लिमिटेड थी विथ रिस्पेक्ट टू द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं द एडवेंट ऑफ अरब, द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहासकारों ने ये लिखा है कि दिस वाज अ ट्रायम्फ विदाउट रिजल्ट्स। ट्रायम्फ विदाउट रिजल्ट्स का मतलब यह है कि अरबों का आक्रमण तो हुआ, अरबों ने प्रभाव भी छोड़ा, पर सिंध के बाहर कभी जा नहीं पाए। सिंध में भी कुछ सालों तक ही टिक पाए। नो डाउट वहां पे रिलीजियस, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने सिस्टम को इन्होंने एस्टैब्लिश किया। वहां वी विल सी कि जजिया जैसे टैक्सेस भी लागू होने शुरू हो गए, जो मैंने आपको बताया कि इट वाज मोर ऑफ अ रिलीजियस टैक्स which was being paid by the non-religious, or we can say non-Muslim communities in Sindh. Precisely, there were Hindus and there were Buddhist people who were living in Sindh who had to pay this kind of taxes for the protection, okay, na, from the protection of the state as well, sir. Okay, और कहा गया कि this was a triumph without results. Triumph without results का मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया रही है जहां अरबों ने बहुत प्रयत्न किए पर ये कभी पॉलिटिकली भारत के ऊपर जीत नहीं पाते सर। गेटिंग ओ पॉइंट? ओके, एंड वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में हमें देखने को मिलता है कि भारत में और कोई विदेशी आक्रमण नहीं होंगे अगले 250 साल तक सर, है ना। तो 700 के बाद करीबन 712 से लेके 750 तक भारत में आक्रमण हुआ सर, ठीक है। 712 में पहली बार हुआ, 750 तक आते आते ये सिंध में और सिंध के आजू बाजू वाले विस्तारों में अरबों ने बहुत ट्राई किए बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। और बिकॉज ये सक्सेसफुल नहीं रहे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
1000 के बाद के पीरियड तक हमें देखने को मिलता है कि गजनी आया और गजनी ने आके भारत के ऊपर जो आक्रमण किया सेंट्रल एशिया से, उसने भारतीय इतिहास की एक और नई दिशा दी। अब गजनी क्या करता है, गजनी किस तरह से आक्रमण करता है और गजनी का आक्रमण कैसे चलता है, उसको आज के क्लास में नहीं देखेंगे। आज अपन अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध तक ही देखते हैं। आखिर में आपको बता देता हूं, या आखिर के अंदर आपको ये कंक्लूड करूंगा कि अरब का कभी भी पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ, याद रखना सर, ठीक है। पर अरब इंडिया के साथ कल्चरली काफी सीख गए सर, है ना। ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा था कि देयर वर मेनी अरब ट्रेडर्स, देयर वर मेनी अरब ट्रैवलर्स हु हैड कम टुवर्ड्स इंडिया। जैसे इन्होंने इंडिया से नंबर सिस्टम सीखी। नंबर सिस्टम का मतलब यह है कि इन्होंने भारत के अंदर से नंबर सिस्टम सीखी और इसको बेसिकली इन्होंने हिंद सा नंबर दिया सर, ओके। क्योंकि जीरो की काउंटिंग और बाकी सारी जो मेथोडोलॉजी है मैथमेटिक्स की वो हमको जानते थे, तो ये हमसे सीख के गए, इसके लिए इन्होंने नंबर सिस्टम को भी हिंद सा शब्द किया है। सो दे हैव यूज्ड द टर्म हिंद सा फॉर द नंबर सिस्टम। उसी तौर के ऊपर जब हम लोग भारत के अंदर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखेंगे तो देयर वर मेनी अरब ट्रैवलर्स हु हैड कम टू इंडिया सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें ये देखने को मिलता है कि एक था अल मसौदी। Al Masudi came to India somewhere in the 8th 9th century onwards, and he talked about the conditions of the Indian states, and he mentions कि भाई जब मैं आया तब ये गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और ये जो पाल डायनेस्टी के जो शासक है, ये सबके सबके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी सर, ठीक है। तो कहानी ये है कि सिंध के ऊपर का जो कन्क्वेस्ट रहा है अरबों का, बड़ा लिमिटेड रहा। अरबों ने आए, आक्रमण भी किया, पर इनकी इम्पैक्ट को एक हद से ज्यादा हम नहीं देख सकते। अरब के बाद की जो इम्पैक्ट है बड़ी सिग्निफिकेंट है। अरब के बाद की इंपैक्ट के अंदर जो सेकंड आक्रमण होगा भारत के ऊपर, जिसे गजनीज इन्वेजन कहते हैं, उसने भारत के ऊपर बहुत इंपैक्ट किया। क्योंकि ये इंपैक्ट एक ऐसा इंपैक्ट था जो भारत की पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के समय पे आया, और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के समय के ऊपर आने के कारण भारत के इतिहास ने एक नई करवट पकड़ी। अब कैसे नई करवट पकड़ती है, गजनी का आक्रमण क्या करता है, उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज अपन खाली और खाली अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हमारा इंटेंशन ये है कि हम डिस्कस करें विथ रिस्पेक्ट टू अरब्स की इंपैक्ट क्या हुई सर, ठीक है। तो चाचनामा नाम की बुक याद रखना, इट इज रिटन बाय अननोन ऑथर, इट्स अ पर्शियन बुक दैट टॉक्स अबाउट द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, ओके। ये किताब फारसी में है, बट ये अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के साथ जुड़ी हुई है। हमें ये पता होनी चाहिए कि इसकी इंपैक्ट क्या होती है और इसकी कहानी क्या है सर, ठीक है। तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं। आप लोगों को मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन एंड द प्लेटफॉर्म। माय फ्रेंड्स, अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। आप कोई भी ऑप्शनल चूज करिए, एक बार प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, फिर ऑप्शनल को आप तराशिए, आप हिस्ट्री, पॉल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई भी ऑप्शनल को देखिए और फिर हमारे क्लासेस के अंदर ज्वाइन करिए। आप ये कोड को जरूर से यूज करना, ये कोड का नाम है PN लाइव कोड। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, अभी 50% है। 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको 66,203 रुपीज में पड़ेगी सर, ठीक है। और 1 साल की है अराउंड 48,749 में सर, ओके। तो बाकी कोई क्वेरी हो तो जरूर से हमें बताइएगा। आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, कमेंट करिएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। कल एक और सेशन के साथ मिलूंगा, दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू गजनीज इन्वेजन ऑन इंडिया और उसकी इंपैक्ट क्या थी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।